ओके। हाँ जी बेटा, लेट्स स्टार्ट रूल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। हमने पिछले लेक्चर में 3 रूल्स किए हैं, 27, 28, 29, जिसमें हमने मार्केट वैल्यू की बात की थी। अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हमने कहा था कि जितना मनी की फॉर्म में कंसिडरेशन मिला है प्लस नॉन मनी कंसिडरेशन, लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालनी थी। ये हमारे बेसिक रूल्स थे और ये वाले रूल्स मोस्ट ऑफ द केसेस आपके गुड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। सर्विसेज के केस में भी कुछ अलग रूल्स गिवन हैं, तो सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहा है तो कौन से रूल्स फॉलो करे, वो अगर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, और अगर वो गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहा है तो वो वैल्यूएशन के कौन से रूल्स को फॉलो कर रहा है, जो कि सेक्शन 15 ऑफ CGST उसके सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए वो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना निकाल रहा है। तो अब सबसे पहला रूल है हमारा रूल नंबर 30, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट। अब ये कह रहा है बच्चे, मैंने कल आपको ब्रीफ में इसलिए बताया था क्योंकि ये रूल नंबर 30 था। अब ये कह रहा है कि आपने वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगर आपके पिछले रूल्स से नहीं निकल सकता, 27, 28, 29 रूल से आप नहीं निकाल सकते हो, तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे? 110% ऑफ या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या आपने मैन्युफैक्चर किया, या आपने कोई गुड्स कहीं से एक्वायर की हैं, कहीं से प्राप्त की हैं, या फिर अगर वो गुड्स नहीं है सर्विसेज हैं, तो ऐसी सर्विसेज को आपने जब लिया और उसको आगे बेचा तो आपने कितना प्राइस पे किया उसका आप लगा लो 110%। ये है रूल नंबर 30। सर्विस प्रोवाइडर्स के पास ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली रूल नंबर 31 पे आ सकते हैं, 30 को भी फॉलो ना करें। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने कहा है कॉस्ट का 110%। क्या सर्विस को आप मैन्युफैक्चर करोगे? नहीं, हो सकता है सर्विस आप किसी और से लेके दे रहे हो। अगर गुड्स का केस है तो हम रूल नंबर 30 को बड़े इजीली फॉलो कर सकते हैं। अगर हमें ओपन मार्केट वैल्यू दे रखा है तो रूल नंबर 27, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दे रखा, मनी प्लस नॉन मनी कंसिडरेशन, अगर ये भी नहीं है तो सेम गुड्स अगर कोई और सप्लायर सेल कर रहा है तो उनकी वैल्यू हम पता लगा के सप्लाई की वैल्यू निकाल सकते थे। ये थे रूल 27, 28 और 29। अगर इन रूल्स से आप सप्लाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो तो आप गुड्स की वैल्यू निकालने के लिए रूल नंबर 30 का यूज़ कर सकते हो। सर्विस प्रोवाइडर्स के पास ऑप्शन है कि वो रूल नंबर 31 पे आ सकते हैं। रूल नंबर 31 देखिए, रूल नंबर 31 स्पेशली सर्विसेज की वैल्यूएशन के लिए बनाया गया है। इसको हम रेजिडुअल मेथड भी कहते हैं, यानी कि बचा खुचा 27, 28, 29 एंड 30, जब ये चारों रूल्स फॉलो नहीं होते तो ये 5th रूल है 31, हम इसको फॉलो करेंगे। सप्लायर ऑफ गुड्स, बच्चे इस लाइन को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई सप्लायर आपका गुड्स को वैल्यूएट करना चाहता है तो सबसे पहले उसे रूल नंबर 27 से 30 तक फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो इन रूल्स को फॉलो करके देखता है कि वैल्यू नहीं निकाल सकता तभी वो रूल नंबर 31 फॉलो कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। सप्लायर की बात करें, सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो या तो रूल नंबर 30 को फॉलो करे या 31 को फॉलो करे, लेकिन वो ऐसा तभी करेगा जब उसके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज की वैल्यू 27, 28 और 29 नंबर रूल में नहीं गिवन है। एग्जाम्पल देखिए, कोई कॉस्मेटिक कंपनी है, वो अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से प्रोडक्ट्स खरीद रही है जो कि आप कहते हो सैंपल आते हैं टेस्टिंग के लिए, उनका नाम टेस्टर रखा हुआ है। तो हर प्रोडक्ट का टेस्टर हर कॉस्मेटिक कंपनी के पास आता है। अब अलग अलग शॉप्स पे आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिख जाता है कि आप इसको ट्राई करके देखो, हम ओरिजिनल की पैकिंग नहीं खोलेंगे। तो वो टेस्टर आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन कहा गया है कि ये जो टेस्टर्स होते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट से थोड़ा सा डिफर करते हैं, उनसे अलग होते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कंपनी और सब कॉन्ट्रैक्टर ये तो रिलेटेड पर्सन है। हमने जो फर्स्ट पार्ट में किया था, जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो 2 कंडीशंस थी। पहला, सिर्फ प्राइस ही होल कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि सप्लाई के बदले में जो भी प्रतिफल दिया गया है वो सिर्फ उन गुड्स या सर्विसेज की कीमत होनी चाहिए। दूसरा, दोनों व्यक्ति सप्लायर और रिसिपिएंट एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। अगर वो व्यक्ति संबंधित हैं तो ही हम इन वैल्यूएशन रूल्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अब हमने कंपनी और सब कॉन्ट्रैक्टर की बात की तो ये तो रिलेटेड है,
क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो एक ही है, कॉन्ट्रैक्टर से लेके ही कंपनी उनको बेचेगी। अब आगे बात आती है द सब कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर को तो उसकी कंपनी ने वो टेस्टर्स दिए हैं, इसीलिए आपके पास ना तो ओपन मार्केट वैल्यू है, ना ही आपके पास मनी प्लस नॉन मनी कंसिडरेशन है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास लाइक काइंड क्वालिटी भी नहीं है, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग होता है। अब आप यहाँ पे कह सकते हो वैल्यू विल बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग रीजनेबल मीन्स, जो कि सेक्शन 15 और इसके रूल्स या कमर्शियल प्रिंसिपल सबको फॉलो करते हुए हम निकाल सकते हैं। आपकी बुक में बच्चे सिर्फ रूल नंबर 31 दिया होगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। रूल नंबर 31 का ए पार्ट, ये CGST रूल्स में नया अभी अभी इंसर्ट हुआ है, जो कि हम लॉटरी या गैम्बलिंग वगैरह के केस में यूज़ करते हैं। ये आपसे अगर पूछा जाएगा तो अलग से ही पूछा जा सकता है कि गैम्बलिंग का या कोई जुआ सट्टा वगैरह होता है, इनके लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है, इनके ऊपर कितनी वैल्यू पे टैक्स लगेगा। अदरवाइज आप सिर्फ रूल नंबर 31 जो आपका एग्जाम्पल है यहाँ तक कर सकते हो। रूल 31A कहता है कि आपने वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई करना है, या तो लॉटरी के केस में या फिर कोई ऐसा गेम जिसमें आपके जीतने के चांसेस होते हैं, जैसे घोड़े की रेस, जैसे जुआ, जैसे शर्त लगाना। इन सभी मेथड्स में जब आप सप्लाई की बात करोगे तो कुछ स्पेशल रूल्स फॉलो होते हैं। वो स्पेशल रूल्स जो कि 27, 28, 29, 30 और 31 में नहीं है, वो रूल सिर्फ 31A रूल होगा। कैसे कैलकुलेट करना है, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉटरी निकाल रही है, लॉटरी की सप्लाई कर रही है, तो अब ये जो दो मैंने लिखे हुए हैं इनमें से ज़्यादा वाला, पहला उस टिकट की जो वैल्यू है, मान लो 1 लाख रुपये, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 112। ये रूल है बच्चे, आप ये समझ लो कि लगभग 12% के अकॉर्डिंगली आपको कुछ देना होता है। सेकंड केस, गवर्नमेंट के गजट में उसका प्राइस क्या है, उसका 100/112। अगर कोई लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड है, एक है स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, एक है स्टेट गवर्नमेंट नहीं चला रही, कोई और चला रहा है लेकिन गवर्नमेंट ने उसके लिए अथॉरिटी दी हुई है, तो पहले आपने 100/112 किया था, अब आपको 100/128 करना है। सेम केस, जितना भी आपकी फेस वैल्यू है टिकट की उसका 100/128। तीसरा, अगर आपने कोई गैम्बलिंग की है, कोई जुआ सट्टा लगाया है, तो आपका जितने रुपए की आपने शर्त लगाई है, हाँ जी बेटा, तीसरा है अगर आपने कोई शर्त लगाई है, कोई जुआ लगाया है, तो जितने अमाउंट की शर्त आपने लगाई है वो पूरा का पूरा 100%, या फिर अगर आप हार जाते हो तो भी आपको वो जितना भी अमाउंट आपको पे करना पड़ रहा है वो सारा का सारा आपका 100% वैल्यू ऑफ सप्लाई में कैलकुलेट हो जाएगा और उसके ऊपर ही आपका टैक्स लगेगा। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 32। रूल 32 कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक सप्लाईज के लिए यूज़ होता है, बाकी सप्लाईज हमारी रूल नंबर 27 से 31 में भी आ सकती हैं, जो उनमें कवर नहीं होती वो 32 में कवर होंगी। रूल नंबर 32 स्पेशल 5 सप्लाईज के केस में यूज़ होता है। इसमें मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट, ये रूल स्पेशल 5 सप्लाईज के लिए है। दूसरा, बाकी सारे वैल्यूएशन रूल्स को अडॉप्ट जब नहीं कर सकते तो हम इस वैल्यूएशन रूल का यूज़ करेंगे। तीसरा, कोई सप्लायर इस रूल का यूज़ कर सकता है अगर वो चाहे तो, अगर वो ना चाहे तो कोई पुराना मेथड भी यूज़ कर सकता है। अगर सप्लायर 32 वाले रूल को यूज़ कर रहा है तो जब उसने इसके मेथड्स, अभी मैं आपको कराऊंगी, जब वो इन मेथड्स की बात करेगा, अगर उसने एक मेथड चूज़ कर लिया तो वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में चेंज नहीं कर सकता। ये 5 सप्लाईज कौन सी हैं? पहला, अगर आपने कोई विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी खरीदी या बेची है तो, यानी कि आप मनी को चेंज करना चाहते हो। दूसरा, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो बाय एयर, तो उसकी टिकट जो आपने बुक कराई उसके ऊपर कितना चार्ज लगेगा। तीसरा, लाइफ इंश्योरेंस। चौथा, पुरानी गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को हमने यहाँ पे तब टैक्सेबल मानना है बच्चे जब हम कहीं से लेके उसके ऊपर माइनर प्रोसेसिंग करके उनको बेच रहे हैं और वो गुड्स आपकी फ्रेश गुड्स जैसी ही दिखती हैं, तब हम उनको रूल नंबर 32 में वैल्यूएट करेंगे।
लास्ट है कोई वाउचर्स वगैरह, आपको कोई टोकन दिया हुआ है, बाद में जाके उसके बदले में आप रिडीम करा लेते हो, कोई गुड्स या सर्विसेज ले सकते हो। जैसे आप किसी शॉप से अगर शॉपिंग करके आ रहे हो, वो आपको कह देता है कि ठीक है ये लो बिल, ये लो आपका सामान और साथ में ये ले जाओ मेरा कार्ड, और ये आपको हम एक कूपन दे रहे हैं, अगर आप विद इन ए मंथ या विद इन 15 डेज दोबारा शॉपिंग करने आते हो तो ये कूपन दिखा देना, हम आपको इतने रुपए का कोई गिफ्ट दे देंगे या इतने रुपए की कोई सूट दे देंगे, कोई जीन्स दे देंगे, कोई टॉप दे देंगे। तो आप उसको रिडीम तो कर रहे हो, जाके उसकी वैल्यू निकलवा रहे हो। रूल नंबर 32 बताएगा कि ऐसे केस में आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। फर्स्ट हम बात करेंगे फॉरेन करेंसी एंड मनी चेंजिंग की, यानी कि अगर आप जब सेल परचेज कर रहे हो फॉरेन करेंसी की जिसमें आप मनी को कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई दो मेथड से निकाल सकते हैं। दोनों मेथड फॉलो नहीं होंगे, कोई एक ही मेथड फॉलो करके आप वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 में सबसे पहले पहला केस वेयर वन ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज इंडियन रुपीज़, यानी कि दो मुद्राएं आप खरीद या बेच रहे हो, अगर दोनों में से एक इंडियन है तो। दूसरा केस जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो इंडियन है ही नहीं। पहले केस की बात करते हैं, जब आप करेंसीज एक्सचेंज कर रहे हो और वो इंडियन रुपीज़ में है, दोनों में से कोई भी एक, तो इंडिया में तो आरबीआई चलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस दिन के रिगार्डिंग जिस दिन ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए अपनी रेफरेंस रेट क्या दी है, यानी कि आरबीआई कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग इस विदेशी मुद्रा की ये वैल्यू है आज के दिन, तो आपको वो लेके चलनी है। वेयर आरबीआई रेफरेंस रेट फॉर अ करेंसी इज अवेलेबल। दूसरा आरबीआई का, आगे मैंने शॉर्ट में लिखा है बच्चे आरआर, आरबीआई का रेफरेंस रेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। केस बी, जब जो करेंसीज एक्सचेंज हो रही हैं उनमें से एक भी करेंसी इंडियन है ही नहीं, तो हमने कैसे वैल्यूएट करना है, तब हम रूल नंबर 32 की बात करेंगे। मेथड 2 कहता है कि आप ये क्या रेफरेंस रेट की बात कर रहे हो, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहे हो, हमें कुछ नहीं पता, हम तो लमसम पे करने के लिए एग्री हैं। लेकिन अगर कोई सप्लायर लमसम की बात करता है और वो सेकंड मेथड का यूज़ कर लेता है, तो अगर उसने एक बार सेकंड मेथड अडॉप्ट कर लिया तो वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बीच में फर्दर ट्रांजैक्शंस के लिए मेथड 1 को ऑप्ट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 1 और मेथड 2, अब देखिए कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। अगर कोई करेंसी, दो करेंसीज हैं आपके पास, उनमें से कोई एक इंडियन फॉर्म में है, तो उसके खरीदने और बेचने का रेट माइनस आरबीआई ने उस दिन जो रेट का है मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स। बच्चे इसका एग्जाम्पल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि आप कहते हो कि आपने 70 यूनिट्स खरीदी हैं और आपने बदले में मान लो 70,000 रुपये दिए हैं, आरबीआई का रेट कुछ और है, तो वो कैलकुलेशन आपको करनी है, वो भी करके दिखाऊंगी मैं आपको। सेकंड है आरबीआई की करेंसी रेट जो रेफरेंस रेट है वो दे ही नहीं रखी, तो आरआर कैसे माइनस करोगे, नहीं कर सकते। इस केस में 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट, यानी कि इंडियन रुपीज़ या तो दिए गए हैं या लिए गए हैं, लेकिन आरबीआई का रेट नहीं दिया हुआ, तो जितना भी अमाउंट बदले में दिया गया उसका 1% मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तीसरा, जो करेंसीज हम एक्सचेंज करें उनमें इंडियन है ही नहीं, एक भी इंडियन नहीं है, तो उस व्यक्ति ने जितना भी अमाउंट दोनों करेंसी की फॉर्म में एक्सचेंज किया और बाद में अगर उसको इंडियन रुपी के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि पहले एक करेंसी को कन्वर्ट करके देखा, दूसरी करेंसी को कन्वर्ट करके देखा, उन दोनों में से जो भी कम आएगा उसका 1%। इसका एग्जाम्पल मैं आपको भी दिखाऊंगी। मेथड 2 कहता है अगर आप 1,00,000 रुपये तक कन्वर्ट कर रहे हो तो या तो 1% ऑफ दैट अमाउंट या फिर कम से कम 250, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उस पर हम टैक्स लगा देंगे। दूसरा, 1,00,000 से 10,00,000 के बीच में तो 1,000 रुपये प्लस 0.5%। तीसरा, 10,00,000 से ज़्यादा जा रहा है तो 5500 प्लस 0.1%, या फिर 60,000, दोनों में से जो कम होगा। ये 10 लाख की कंडीशन है। इनके एग्जाम्पल्स देखिए बच्चे। पहला है, कोई मोहन है, उसने 1,000 $US वो कन्वर्ट कराना चाहता है किसी मनी चेंजर से, ठीक है। बदले में जब
उसने कन्वर्ट कराने की बात की तो 70 रुपये पर डॉलर, रुपीज़ तो इंडियन है, तो यानी कि एक इंडियन करेंसी आ गई। मोहन डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करा रहा है, तो एक इंडियन करेंसी आ गई। इसका मतलब या तो आरबीआई की रेट दी होगी या नहीं दी होगी। 70 रुपीज़ $1 का मिल रहा है, तो बदले में उसने रिसीव किए 70,000 रुपये। ठीक है, अभी हमें नहीं पता कैसे मिले, हम सिर्फ अज्यूम करके चल रहे हैं कि 1,000 गुना 70 किए तो उसने 70,000 रुपये रिसीव कर लिए। जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई, जिस दिन ये कन्वर्जन हुआ, उस दिन आरबीआई की रेफरेंस रेट के अकॉर्डिंग उस दिन एक $1 की वैल्यू थी 70.70, 70.70 थी। तो आरबीआई कहता है कि उस व्यक्ति को कितना अमाउंट मिलना चाहिए था, 1,000 गुना 70.70 यानी 70,700। उसे कितने मिले बच्चे, उसे कितने मिले हैं? 70,000। मिलने कितने चाहिए थे? 70,700। तो जो 700 रुपये का डिफरेंस है, अब देखो डिफरेंस जो हमने ऊपर पॉइंट निकाली बच्चे, ये देखो हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा था बाइंग या सेलिंग का रेट माइनस आरबीआई आरआर। बाइंग सेलिंग से हमें कितना मिला? 70,000 माइनस 70,700। तो 700 रुपये जो एक्स्ट्रा मेरे पास आए हैं, 700 रुपये अब मेरी मानी जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई और इसके ऊपर लग जाएगा टैक्स। सेकेंड पॉइंट देखिए, INR का मतलब इंडियन रुपीज़। इंडिया के रुपीज़ 83,000 को कन्वर्ट किया गया ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में। पाउंड भी दो होते हैं आपके। अब ये ग्रेट ब्रिटेन के पाउंड है तो शॉर्ट में इसको GBP करके लिखा गया है। इस दिन एक्सचेंज रेट ऑफर की गई थी 83 रुपीज़। तो उस व्यक्ति ने जितने पाउंड रिसीव किए, कितने पाउंड रिसीव किए उसने? 83,000 बटा 83 कर दिया, तो उसने इंडियन करेंसी दे के पाउंड खरीद लिए 1,000 पाउंड। ठीक है, आरबीआई की रेट दी हुई है भाई 82 रुपीज़। तो इसका मतलब 1,000 पाउंड लेने के लिए 82 रुपये एक पाउंड के अगर देने हैं तो 1,000 के लिए 82,000, 82,000 देने चाहिए थे, लेकिन उस पर्सन ने कितने दिए? 83,000 दे के लिए। तो टैक्स कितने पे लगेगा? 1,000 पे। गर्ल्स, इज इट क्लियर टू यू? थर्ड देखो, कोई XYZ है, मुझे नाम नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने XYZ नाम रख दिया। XYZ ने इंडियन करेंसी जो कि 1,70,000 है, उसको सेम पहले वाले को हम रिपीट कर रहे हैं, उसको पाउंड में कन्वर्ट किया, GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। उसने 1,70,000 रुपये को पाउंड में कन्वर्ट कर लिया, बदले में 2,000 पाउंड मिले उसे। ठीक है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें आरबीआई की रेट दे रखी थी 82, अब हमें रेट नहीं दे रखी। हमने अभी जो ऊपर फॉर्मूलाज करे थे उसमें हमने कहा था आरबीआई की रेट दे रखी है तो माइनस कर देंगे, आरबीआई की रेट नहीं दे रखी तो हम 1% ले लेंगे। किसका 1% लेंगे? अब उसने अमाउंट कितना दिया? 1,70,000 रुपये, उसका 1% दैट इज़ 1,700, वो आपका माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपका टैक्स लगेगा सिर्फ 1,700 रुपये पे। उसके बाद अब हमारा जो लास्ट पॉइंट था कि दोनों करेंसी जो एक्सचेंज हो रही है उनमें से इंडियन एक भी नहीं है। 9,000 $US को यूके के पौंड में कन्वर्ट किया गया, तो यानी कि $9,000 को हमने बदला 4,500 यूके पौंड में। आरबीआई की रेफरेंस रेट दोनों के लिए अलग अलग दी हुई है। आरबीआई की रेट $1 की है 63 रुपीज़ और 1 पाउंड है उनके लिए 82 रुपीज़ का, उस दिन जिस दिन ये कन्वर्जन हुआ। ठीक है, अब हमने दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप अपने पीडीएफ में फॉर्मूला देखें तो देखो फॉर्मूला क्या था, सबसे लास्ट वाला, नीदर ऑफ करेंसी एक्सचेंज इन इंडियन रुपी। अब दोनों में से क्या इंडियन एक भी है? नहीं है, एक यूएस के डॉलर हैं, एक यूके के पौंड हैं। तो क्या करना है? 1% निकालना है, किसका? दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? $9,000 है, $1 की वैल्यू कितनी है बच्चे? गर्ल्स, $1 की वैल्यू कितनी है? 63। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 63, तो इंडियन रुपीज़ में वैल्यू आ गई कितनी? 5,67,000। फिर अगर मैं उस पौंड को जो कि 4,500 रुपये हैं, हमारा आरबीआई कहता है कि हमारी नज़र में उनकी वैल्यू 82 है, तो 4,500 को 82 से मल्टीप्लाई किया, 3,69,000। दोनों में से कम कौन सा है बच्चे?
3,69,000। तो टैक्स कितने पे लगेगा? 3,69,000 वाले के अकॉर्डिंग इसका 1%, दैट इज 3,690। ये हमारा इंडिया में वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये 1% टैक्स नहीं है, ये 1% जो हमने निकाला ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है। इतने अमाउंट पर आपको गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है। तो जो आप मनी चेंज कर रहे हो ये आपकी एक सर्विसेज है, सर्विसेज के ऊपर जितना भी टैक्स गवर्नमेंट ने बोला हुआ है वो टैक्स हमें पे करना है। और कितने अमाउंट पे करना है? 3690 रुपये पे। 3690 कैसे आया? हमने डॉलर और पौंड को आपस में कन्वर्ट कराया है। आरबीआई की रेट्स गिवन है। अगर यहाँ पे आरबीआई की रेट गिवन नहीं होती तो बच्चे, यहाँ पे आरबीआई की रेट गिवन नहीं होती तो 1% लगता। 1% लगता। किसका? हम इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे क्योंकि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर दोनों में से एक करेंसी को भी आप इंडियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप आरबीआई रेट की बात कर रहे थे, तब आप 1% लगा सकते थे और इंडियन रुपीज़ में उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। अगर दोनों में से जो अभी दो करेंसी, जो फोर्थ एग्जांपल है, दोनों में से एक भी इंडियन नहीं है, दोनों में से एक के लिए भी आरबीआई की रेट गिवन नहीं है, तो ऐसी करेंसीज की वैल्यू हम इंडिया में फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि आरबीआई ने अपना रेफरेंस रेट नहीं दिया। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने सिर्फ ये इसका रूल नंबर 32 का एक ही किया है जो हमने फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज किया। कल हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, एयर टिकट्स, लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड हैंड और वाउचर्स। ठीक है बच्चे, क्लियर?